आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली नया टॉपिक है, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी या नेशनल इनकम। देखो पहले तो मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी किसको कहते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन इसी पर बेस्ड है। लेकिन रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी सीखने से पहले सबसे पहले एक टर्म लिख लेते हैं, जीडीपी। पहले तो इसी का मतलब पता होना चाहिए ना, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो ये तो हो गई फुल फॉर्म, लेकिन हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि जीडीपी का वैसे मतलब क्या होता है, उसकी मनी वैल्यू, बस थोड़ा सा ऐड कर दो। हाँ बिल्कुल सही। तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि पूरे देश में सारे सेक्टर्स में मिलाकर जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, है ना, उन सब गुड्स की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू। जैसे मान लो आप ये समझ लो, टेबल जो मेरी यहाँ पर आपको अगर दिख रही है, इसको समझ लो ये पूरा देश है और यहाँ पर जितना सामान रखा है ये सारा गुड्स हो गया। तो इन सारे सामान की अगर मनी वैल्यू जोड़ लेंगे हम तो वो क्या होगा, जीडीपी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे लेट से पूरे देश में हमने टोटल 1000 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट का प्राइस है 50 रुपये। तो बताओ जीडीपी क्या हो गया, $50,000, राइट। तो अगर हमारे देश में टोटल 1000 आइटम्स हैं, ये टेबल मान लो 1000 आइटम्स हैं और एक आइटम का प्राइस है 50 रुपये, तो जीडीपी क्या हो गया, 50,000, राइट। तो अगर मैं जीडीपी का ये फॉर्मूला लिखवा दूं कि जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट, तो आप सहमत हो? हाँ, तो ये लिखना है। तो आप लिखो जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये लिख लो, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब दो तरह के जीडीपी के बारे में समझाना है। तो एक होता है पहले लिखना रियल जीडीपी और उसके नीचे लिखना नॉमिनल जीडीपी। तो दो तरह के जीडीपी होते हैं, एक को बोलते हैं रियल जीडीपी, एक को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो वैसे दोनों में से जो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, वो होता है रियल जीडीपी बोलते हैं। उसका अभी रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। तो रियल जीडीपी जो होता है उसका फॉर्मूला लिखो, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। और नॉमिनल जीडीपी का लिखो फॉर्मूला, प्राइस ऑफ करंट ईयर, वेरी गुड, इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, है ना। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा टेबल भी बना लेंगे नीचे कि भाई ये दो तरह की जीडीपी आखिर हैं क्या। एक को हम रियल जीडीपी कह रहे हैं, एक को हम नॉमिनल जीडीपी कह रहे हैं। रियल जीडीपी में हम बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर का प्राइस ले रहे हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं इसी के नीचे। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स बना लो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। पहले कॉलम में लिख लेते हैं ईयर। ईयर मतलब कि कौन सा साल है। तो हम मान लेते हैं ईयर 2001। किसी भी एक बहुत पुराने साल को बेस ईयर बोलते हैं। किसी भी एक बहुत पुराने साल को क्या बोलते हैं, बेस ईयर। अच्छा, बेस ईयर होता क्या है ये बताओ। चलो, नहीं, इनिशियल ईयर तो है, मतलब इसका कुछ लॉजिक है या बस ऐसी रैंडमली? हाँ, वेरी गुड। कंपैरिजन करने के लिए हम कोई एक बेस लेते हैं। अब वो जो बेस ईयर सेलेक्ट किया जाता है वो किस बेसिस पर करते हैं, मतलब ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। नहीं, 100 ईयर का गैप नहीं,
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारी ऑनलाइन की चीती ने बड़ा सही आंसर दिया है। बेस ईयर को सेलेक्ट करने का लॉजिक ये होता है कि उस साल कोई भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ना हो। अब जैसे 2020 को अगर हम बेस ईयर लेंगे तो उस साल तो कोरोना आया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत उतार चढ़ाव हुई थी, तो उसको बेस ईयर नहीं ले सकते। बेस ईयर किसको लेते हैं जनरली? कोई ऐसा साल जिसमें सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, मार्केट नॉर्मल रहा, इकोनॉमी एक्टिविटी नॉर्मल रही, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन, ये सब कुछ नहीं। तो उसको बेस इसलिए मानते हैं ताकि वो एक बेंचमार्क बन जाए। अगर हम उससे अच्छे तो अच्छे, उससे खराब तो खराब। तो बेस को एक नॉर्मल साल को बेस लिया जाता है जनरली, राइट, नॉर्मल, बिल्कुल सही। तो 2001 को हमने मान लिया बेस ले लेते हैं, ऐसी है। और उसके बाद कुछ भी लिख लेते हैं, 2020, 2021, 22, 23, बस 4 लिख लो, है ना। तो ये सब हमारे ईयर्स हो गए। अब किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी मतलब ओवरऑल चीज़ों की हम लिखते हैं प्राइस। तो मान लेते हैं हम गोलगप्पे का प्राइस मान लेते हैं। गोलगप्पे 2001 में कितने रुपए के थे? 10 रुपए ले लेते हैं, चलो 10 रुपए के तब 10 आते थे, 10 रुपए के 10 गोलगप्पे आते थे। अब कितने के आते हैं? मान लो 40 रुपए के, उसके बाद 35 के, उसके बाद 30 के, अब 50 के। तो ये मैं ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूँ, लेकिन मतलब ये प्राइस है। अब मान लेते हैं उसके बाद थर्ड कॉलम क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब कि देश में कितने गोलगप्पे बने। तो 2001 में कितने गोलगप्पे बने? 100। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद मान लो 90, उसके बाद फिर 100, उसके बाद 110, उसके बाद 80 मान लो। तो ये मनगढ़ंत कुछ फिगर्स हो गई क्वांटिटी। तो हर ईयर की कुछ प्राइजेस रहती हैं प्रोडक्ट के, हर ईयर की कुछ प्रोडक्शन रहती है। प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी रहती है। अब दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा देता हूँ आपको, दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा देता हूँ। पहले मैं रियल जीडीपी निकलवा देता हूँ। चलो, रियल जीडीपी जो होता है ना, वो हमेशा बेस ईयर का प्राइस लेता है। वो क्या लेता है? हमेशा बेस ईयर का प्राइस। अब बेस ईयर का प्राइस कितना था? 10 रुपये। तो मेरी बातों को समझ पा रहे हो जी? ठीक है। तो रियल जीडीपी जो होता है वो बेस ईयर का प्राइस लेता है 10 रुपये और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता है। तो 10 इंटू 100,000, 90 इंटू 10, 100 इंटू 10, 110 इंटू 10 और 80 इंटू 10, 800। तो पहले मुझे बता दो सब बच्चे, रियल जीडीपी समझ आ गया कैसे निकला? तो इसमें हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोबारा से देख लो मल्टीप्लिकेशन, मैं गोला बना देता हूँ। बेस ईयर का प्राइस कितना था? 10 रुपये। तो 10 इंटू 100, 10 इंटू 90, 10 इंटू 100, 10 इंटू 110 और 10 इंटू 80। तो जो वैल्यूज निकल रही हैं लाल कलर से उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी को क्यों अच्छा मानते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। रियल जीडीपी जो होता है ना, रियल जीडीपी, तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। रियल जीडीपी जो होता है वो हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या बोला मैंने? 3 बार रिपीट करूंगा। एक्चुअल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक बार ऑनलाइन के चीतों के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मेरे दोनों हाथों को देखते रहना, इधर कंपेयर करके। अगर 100 क्वांटिटी है तो रियल जीडीपी भी 1000 चल रहा है। क्वांटिटी कम हो गई 90, तो रियल जीडीपी भी कम हो गया 900। क्वांटिटी वापस बढ़ गई 100, तो रियल जीडीपी भी वापस बढ़ गया 1000। फिर क्वांटिटी बढ़ गई 110, तो रियल जीडीपी भी बढ़ गया 1100। फिर क्वांटिटी देखो कम हो गई 80, तो रियल जीडीपी भी कम हो गया 800। तो रियल जीडीपी जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्शन का रिप्लिका होता है। वो झूठ नहीं बोलता। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रियल जीडीपी कम होगा। तो रियल जीडीपी एक बेस्ट मतलब मेजर होता है, प्रोडक्शन का रिप्लिका होता है। बात समझ आई? अब मैं चौथे कॉलम में निकालूंगा
और फिर बाद में दोबारा कंपेयर करूंगा नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी का पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ताकि आप भी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट। तो नॉमिनल जीडीपी का क्या है फॉर्मूला? प्राइस ऑफ करंट ईयर, जिस साल का प्राइस है वो लेना है, इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो मतलब आपको हर साल का प्राइस और हर साल की क्वांटिटी लेनी है। तो अब तो प्राइस पहले साल का है 10, क्वांटिटी है 100, तो नॉमिनल जीडीपी कितना आ जाएगा? तो अब तो आप सीधा सीधा ये प्राइस इंटू क्वांटिटी हर साल का मल्टीप्लाई करते रहो। 40 इंटू 90 3600, 35 इंटू 100 3500, 30 इंटू 110 3300, 50 इंटू 80 4000। तो पहले कैलकुलेशन बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया भाइयों बहनों? और अब जो समझाऊंगा वो इतने ध्यान से समझना, इतने ध्यान से समझना कि आपका जीवन सफल हो जाए। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो सबसे बेकार चीज़ होती है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी प्रोडक्शन को बिल्कुल भी रिप्लिकेट नहीं करता। मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब आप एक तरफ क्वांटिटी को देखना और एक तरफ नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर करना। क्वांटिटी थी 100, नॉमिनल जीडीपी था 1000। अब अगला साल देखो, अगले साल में आपकी आंखें फट जाएंगी। प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी हो गई? 90, कम हो गई, लेकिन नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया? 3600। तो नॉमिनल जीडीपी झूठ बोलता है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो जाता है, जबकि प्रोडक्शन कितना हुआ था? 90, जबकि नॉमिनल जीडीपी कितना बढ़ गया? 3600। फिर अगला देखो, अब प्रोडक्शन 90 से बढ़ के हो गया 100 और नॉमिनल जीडीपी 3600 से उल्टा कम हो गया। तो देखो कितना कॉन्ट्रास्टिंग चल रहा है। ऐसे ही आगे कंपेयर करो, क्वांटिटी है 110 और नॉमिनल जीडीपी फिर कम हो गया 3300। और लास्ट वाला देखो क्या भयानक कॉन्ट्रास्ट है। क्वांटिटी कम हो रही है, सबसे कम क्वांटिटी है 80 और उस समय नॉमिनल जीडीपी सबसे ज़्यादा है 4000। तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो जाता है, वो गलत होता है। इसीलिए किसी भी देश का नॉमिनल जीडीपी को अच्छा मतलब पैरामीटर नहीं मानते। हमेशा किसको अच्छा पैरामीटर मानते हैं? रियल जीडीपी। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इतना कॉन्सेप्ट जो होता है ये होता है रियल और नॉमिनल जीडीपी का। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आओ देखो ध्यान से। क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम का और रियल नेशनल इनकम का या रियल जीडीपी का क्या डिफरेंस है। ठीक है, 3 नंबर का स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर दे रखा है, एक बार जस्ट देख लो। नॉमिनल जीडीपी को हम किस पर मेजर करते हैं? करंट प्राइजेस पर। लेकिन रियल जीडीपी को किस पे मेजर करते हैं? कांस्टेंट प्राइजेस पर। हाँ, कांस्टेंट कहने का मतलब होता है बेस ईयर का प्राइस, सेम प्राइस रहता है, राइट। हर साल हमने, हमारे एग्जाम्पल में प्राइस हर साल कितना चल रहा था? 10 रुपये, 10। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट हो जाता है, जो इसकी सबसे बड़ी मतलब कमी है। जबकि रियल जीडीपी जो होता है वो बिल्कुल अच्छा होता है, वो सिर्फ किससे अफेक्ट होता है? क्वांटिटी से। क्योंकि रियल जीडीपी मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी बढ़ती है तो वो भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम होती है तो वो भी कम होता है। नॉमिनल जीडीपी ऐसा नहीं करता। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, थर्ड डिफरेंस, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो रियल जीडीपी को थोड़ा बेहतर मेजर मानते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा मेजर है समाज के डेवलपमेंट को देखने का। नॉमिनल जीडीपी को बेकार मानते हैं। तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये रियल और नॉमिनल जीडीपी टर्म्स से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है। तो उस मैथमेटिकल फॉर्मूले का नाम है जी जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर को क्लास 11th में जब आप छोटे थे, स्टैटिस्टिक्स के एक चैप्टर में इसका एक कुछ और नाम था। हाँ, तो ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा बड़ा। तो जीडीपी डिफ्लेटर को हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। हाँ, प्राइस इंडेक्स, राइट। तो जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो लिख लेते हैं यहाँ गैप में। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, फिर 2 बार रिपीट भी करना मेरे पीछे। इसका फॉर्मूला है
जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, ये लिख लो, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो एक बार आप भी अपने मुंह से बोलो, फिर आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा। ठीक है, तो कर लोगे कैलकुलेट, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। चलो, तो बच्चे कह रहे हैं कर लेंगे कैलकुलेट, तो आ जाओ फिर मैदान में। तो लो जी, आखिरी कॉलम है, इसमें हर साल का जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। हाँ, लिख लेना रजिस्टर में, ठीक है सागर बाबू। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो जैसे मैं एक डेमो कर देता हूँ ताकि बच्चा कहे कि सर कैसे निकाल रहे हो। नॉमिनल जीडीपी है 1000 अपॉन रियल जीडीपी भी है 1000 इनटू 100। तो क्या आंसर आएगा? 100। फिर अगले साल का भी देख लो जी। नॉमिनल जीडीपी है 3600, रियल जीडीपी है 900 इनटू 100। कितना आएगा? पक्का श्योर? ठीक है। तो अब ऑनलाइन के चीतो बताओ मेरे भाइयों, आगे वाले आप बताओ। 3500 अपॉन 1000 इंटू 100, 350। फिर 3300 अपॉन 1100 इंटू 100, 300। हाँ वो तो हो गया 300, ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट 4000 अपॉन 800 इंटू 500। तो इसको जीडीपी डिफ्लेटर बोल सकते हो या प्राइस इंडेक्स बोल सकते हो। चेंज, दामों का चेंज। प्राइस इंडेक्स मतलब महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। प्राइस इंडेक्स महंगाई दिखाता है, मतलब अगर आपको, हालांकि हमारे मतलब वैसे चर्चा का विषय नहीं है, हमारा तो मैथमेटिक्स है, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हो तो प्राइस इंडेक्स दिखाता है कि महंगाई कैसी जा रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो अगर आप प्राइस का बिहेवियर देखोगे तो जीडीपी डिफ्लेटर सेम उसको रिप्लिका करेगा। तो ग्रीन कलर से ग्रीन को मैच करना है एक बार। प्राइस पहले 10 रुपये था, तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना था? 100। प्राइस कितना शूट हो गया? 40। तो जीडीपी डिफ्लेटर भी कितना हो गया? 400। प्राइस थोड़ा कम हो गया 35, तो जीडीपी डिफ्लेटर 350। प्राइस 30, तो जीडीपी डिफ्लेटर 300। प्राइस फिर शूट अप हो गया 50, तो जीडीपी डिफ्लेटर भी 500 हो गया। प्राइस पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर को क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स। तो ये महंगाई का उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर। चलो, तो क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी। अब इसी फॉर्मूले को देखकर एक फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, वो आपको बताना है, यहाँ पर लिखना है रियल जीडीपी इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला। नहीं दीदी, ये ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के कन्वर्ट करके बताना है। हाँ, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, राइट। हाँ, तो ये एग्जाम में ना एक बार 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, मतलब इसकी एप्लीकेशन 3 नंबर का मतलब ये कि भाई उसने कुछ फिगर्स दी थी, 2 फिगर्स दी थी और कहा था रियल जीडीपी निकालो। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये वाला पूरा पेज जो है वो डेडिकेटेड था रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर के लिए। तो तीनों कॉन्सेप्ट लिंक में क्लियर हो गए। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनना है आपको, बिल्कुल बातें नहीं करनी। पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री।
ठीक है, तो पहले आपको मैं टॉपिक समझा रहा हूं। देखो रियल जीडीपी जो होता है वो हमारे देश का प्रोडक्शन शो करता है ना। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रियल जीडीपी भी कम हो जाएगा। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको आंसर करना है बड़े ध्यान से। अगर मेरे देश का प्रोडक्शन मान लो बढ़ रहा है, ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स, तो क्या आप इसको ये कहोगे कि हमारे देश की भलाई यानी कि वेलफेयर हो रहा है? ये है क्वेश्चन कि अगर मेरे देश में प्रोडक्शन मान लो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, 100, 200, 300, 500, 600 ऐसे लगातार बढ़ रहा है, तो क्या आप इसको कहोगे कि हमारे देश का वेलफेयर भी लगातार बढ़ रहा है? क्यों नहीं कहोगे? ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप इसका मतलब टॉपिक समझ गए, यही टॉपिक है। तो ये टॉपिक यही समझाएगा कि रियल जीडीपी को हम वेलफेयर से जोड़कर नहीं देख सकते। अब उसके क्या रीजंस हैं वो ध्यान से सुनने हैं आपको। बिल्कुल सही आपने नो कहा। तो मैं पहला एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना, फिर आप बताना। आज से 10 साल पहले हमारे देश में 100 डब्बे बनते थे। कितने डब्बे बनते थे? 100। और आज हमारे देश में बनते हैं 500 डब्बे। तो इसका मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ गया है ज़बरदस्त तरीके से, है ना। रियल जीडीपी तो इंक्रीज हो गया है। लेकिन आपको ये बताना है, या आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या ये अच्छी बात है देश के लिए? बोलो ना, है। ये तो अच्छी बात है भाई, यहां तक तो अच्छी ही बात है ही। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब मैं अगला जब सवाल पूछूंगा तो अलर्ट रहना। मैं अब ये पूछूंगा, क्या देश का वेलफेयर हुआ? अब ध्यान से डिस्ट्रीब्यूशन देखना, जरा इस पे फोकस करना, ऑब्जर्व करना है सिर्फ आपको, लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जब हम 100 डब्बे बनाते थे तो हम रिच लोगों को देते थे 20 और पुअर लोगों को देते थे 80। ठीक है, रिच को कितने देते थे? 20 और पुअर को कितने देते थे? 80। आज लेकिन जब हम 500 डब्बे बनाते हैं तो आज का डिस्ट्रीब्यूशन देखकर आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। आज हम रिच को देते हैं 499 और पुअर को देते हैं 1। तो अब अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं कि बताओ क्या आज देश में वेलफेयर हो रहा है? नो हो गया ना आंसर। तो यही पॉइंट इस बात को डिनोट करता है कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर नहीं होता, क्योंकि अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन खराब है ना, तो फिर वेलफेयर नहीं होगा। तो ये पॉइंट बस यही दर्शाने के लिए लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं लिखना, बस आप समझ गए पॉइंट। तो इस पॉइंट का मतलब ही ये है कि अगर जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर करेगा तो देयर विल बी नो वेलफेयर, तो फिर वेलफेयर नहीं होगा। तो ये समझाने के लिए मैंने ऐसे ये डेमो एग्जाम्पल लिया। तो समझ आया डेमो एग्जाम्पल? तो क्लियर हो गया पहला लिमिटेशन। सेकंड पॉइंट, एक और डेमो दे देता हूं। सेम एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले हम बनाते थे 100 डब्बे और आज हम बनाते हैं 500 डब्बे। तो बताओ ये अच्छी बात है कि नहीं? अभी तक तो अच्छी बात है। अब मैं इसका कॉम्पोजिशन दिखाता हूं। जब हम 10 साल पहले 100 डब्बे बनाते थे तो हम अपने कंज्यूमर्स के लिए, आम जनता के लिए बनाते थे 80 गुड्स और लड़ाई झगड़े करने के लिए हम डिफेंस वाले गुड्स बनाते थे 20। तो आम जनता के लिए कितने गुड्स बनाते थे? 80, और लड़ाई झगड़े करने के लिए कितने गुड्स बनाते थे? 20। आज 500 डब्बों का डिस्ट्रीब्यूशन या कॉम्पोजिशन देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि आज हम कंज्यूमर के लिए बनाते हैं सिर्फ 1 डब्बा और लड़ाई झगड़े करने के लिए हम बनाते हैं 499 डब्बे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए क्या देश में भलाई हुई या देश में वेलफेयर हुआ, तो नहीं।
तो ये भी एक पॉइंट बन गया। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तो अगर हमारे जीडीपी का कॉम्पोजिशन खराब है ना, तो उसमें कहीं पर भी वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि वेलफेयर का मतलब है कि जो आम जनता है वो खुश रहनी चाहिए, दैट इज़ वेलफेयर। तो अगर हमारे जीडीपी का कॉम्पोजिशन खराब है तो फिर उसको हम वेलफेयर नहीं बोलेंगे। तो समझ आ गया मेरे भाइयों पॉइंट? अच्छा, तीसरा लिमिटेशन भी होता है। तीसरा लिमिटेशन बहुत ही अच्छा लिमिटेशन होता है, इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब होता है बार्टर सिस्टम। चलो, तो बार्टर सिस्टम क्या है बताओ। ठीक है, तो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेता है ना, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेता है। तो देखो, हमने पहले भी 10 डब्बे बनाए थे और आज भी 10 डब्बे बनाए हैं। बस 10 डब्बे जो इसके पास थे वो इसने अपने इसको दे दिए, मान लो जो इसके पास थे इसने अपने 10 डब्बे उसको दे दिए। तो क्या इसमें जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा, या जीडीपी पर ये कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनी वैल्यू तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई। मैंने अपना पेन आपको दे दिया, आपका पेन मैंने ले लिया, है ना, तो मनी वैल्यू तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं, यूज हो रहा है। तो अब जो बार्टर सिस्टम की चीज़ें होती हैं वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। लेकिन अब आपको सोचना है, क्या ये आदमी खुश हुआ क्योंकि इसको मनचाही चीज़ मिल गई, और क्या ये आदमी भी खुश हुआ? हाँ, तो इसका मतलब वेलफेयर तो हो रहा है, ये भी खुश वो भी खुश, दोनों खुश खुश घर जाएंगे। लेकिन क्या ये खुशी जीडीपी में रिकॉर्ड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस एग्जाम्पल में जीडीपी जो होता है ना, वो हमारा अंडरस्टेटेड रहता है। अंडरस्टेटेड का मतलब है जीडीपी की वैल्यू हमारी कम आ रही होती है, जबकि देश में वेलफेयर तो हुआ है। 2 लोग खुश हुए, क्यों खुश हुए? उन्होंने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया और टोटल प्रोडक्ट उतनी रही। तो जीडीपी में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये मतलब ये बताना चाहता है कि वेलफेयर और जीडीपी को हम इसीलिए कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जीडीपी के बिना बढ़े भी यहाँ वेलफेयर हो रहा है। ये पॉइंट ये दर्शाना चाहता है। तो देखो लिखा है, देखो पूरा पढ़ें अगर, कि मेनी एक्टिविटीज आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। Therefore, there is underestimation of GDP and hence GDP is not a true indicator of welfare. तो यहाँ पर GDP में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, परंतु वेलफेयर तो हुआ। ठीक है, तो अब रिपीट करवाओ। चलो, पहला लिमिटेशन क्या था? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, उसमें कीवर्ड है रिच और पुअर, याद रखना। ठीक है, रिच और पुअर। दूसरा क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, उसमें की वर्ड्स या की एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड, डिफेंस गुड, कॉम्पोजिशन खराब है। और तीसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, मतलब बार्टर सिस्टम, है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आया है, वो होता है चौथा लिमिटेशन, एक्सटर्नलिटीज़। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो ये थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। एक्सटर्नलिटीज़ जो होता है बेसिकली कोई ऐसी गतिविधि होती है जिसके लिए ना तो आप कोई प्राइज़ दे रहे, ना कोई पेनल्टी लग रही, लेकिन उसका बुरा या अच्छा असर पड़ता है ना। अब ये हम रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते जीडीपी में, लेकिन वो हमारे वेलफेयर को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। तो मैं दोनों एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखो बच्चे यहाँ पर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो कल को यहाँ पर चल के देखेंगे तो खूब सारे हरे भरे पेड़ लग जाएंगे। आप पार्क में जब घूमने जाते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है। अभी तो आपको हाँ पीस मिलता है ना। क्यों मिलता है? क्योंकि आपको फ्रेश एयर मिल रही है, पॉल्यूशन नहीं है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या ये चीज़ जीडीपी में रिकॉर्ड हो पाएगी कि हमने 2 पेड़ लगाए, है ना? ऐसा तो नहीं होएगा। लेकिन वेलफेयर तो हो रहा है।
तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला समाज पर वो जीडीपी में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, राइट? अच्छा, बुरा प्रभाव भी डलता है कई बार। अब बुरा प्रभाव क्या होता है? जैसे देखो, पॉल्यूशन फैला रही है ये इंडस्ट्री। अब आपका घर मान लो इसके बिल्कुल बाजू में ही है ना, या यहाँ बना देता हूँ, ये रहा आपका घर। आप छत पे खेलने जाते हो तो रोज़ आपको ये धुएं सूंघना पड़ता है और आपके फेफड़े खराब हो गए, तो अब क्या होगा? तो ये तो आपके वेलफेयर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है ही नहीं वेलफेयर। तो अब क्या जीडीपी में ये बात रिकॉर्ड हो पाएगी कि यहाँ पे 4 लोग धुएं की वजह से मर गए? ऐसा तो नहीं होगा जीडीपी में। तो ये होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो वेलफेयर को तो अफेक्ट कर रही है पर जीडीपी में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो जीडीपी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करता। हाँ, तो जीडीपी, वही तो ये पॉइंट है ना कि जीडीपी में आएगा ही नहीं, लेकिन क्या वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ा? तो फिर वही मुद्दा, तो क्या मैं जीडीपी और वेलफेयर को जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता ना। तो यही तो टॉपिक है। तो टॉपिक का पर्पस ही ये है, ये टॉपिक हमें ये सिखाना चाहता है कि भैया जीडीपी को और वेलफेयर को जोड़ के नहीं देखना। इस टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी या रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, कि रियल जीडीपी को वेलफेयर मत समझ लेना, दोनों अलग अलग हैं। तो इस बात को प्रूव करने के 4 पॉइंट्स होते हैं। तो बोलो मेरे पीछे पीछे क्या हैं 4 पॉइंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, समझ आया मेरे भाइयों बहनों? अच्छा, अब आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लोग क्योंकि जागरूक हो गए ना, आपके जैसे बच्चे अब स्मार्ट हो गए। हाँ, तो आजकल बच्चे कहते हैं सर जीएनपी ग्रीन होना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन कलर कर दूं? हाँ, तो ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या? एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट। यानी कि जीडीपी भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़े, है ना? प्रोडक्शन तो बढ़ना चाहिए, परंतु किस बात का ध्यान रखना है? सस्टेनेबल होना चाहिए, प्रदूषण ज़्यादा ना फैलाओ, पेड़ पौधे ज़्यादा ना काटो, रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करो। मतलब एनवायरनमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी या जीएनपी, या कुछ भी बोल सकते हैं। तो समझ आ गया? तो हालांकि हमारे सिलेबस में वैसे पार्ट नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ्टी मार्जिन यहाँ दे रखा होता है। ठीक है, तो खैर, तो ग्रीन जीएनपी को तो छोड़ो, लेकिन मेन मुद्दा जो आज समझना था वो समझे कि नहीं? नॉमिनल रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ गए, और रियल जीडीपी क्यों नहीं वेलफेयर है उसके 4 पॉइंट समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। तो बस टॉपिक तो यही पढ़ना था हमें।